हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के बारे में। इस स्पेस में हम 3 से 4 कंपनी कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं हर कंपनी का किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वोल्टास के साथ। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। अगर हम सबसे पहले देखने जाएं कंपनी का मार्केट कैप, तो लगभग लगभग 56,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। सबसे पहले ग्रोथ फिगर से ही शुरुआत करते हैं। कंपनी का ग्रोथ आया टॉप लाइन में 15% के आसपास का और पार्ट ग्रोथ ऑफ 270%। तो कंपनी को जबरदस्त पेस पे ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। बट ये सारा का सारा हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मार्जिन एक्सपांशन किया। कुछ मार्जिन नॉर्मलाइजेशन भी हुआ। तो जैसे हम देखें Q2 FY24 में, मतलब पिछले साल के क्वार्टर टू में कंपनी को थोड़े से कम मार्जिन बनाने का मौका मिला था। कंपनी को थोड़ा सा रेट कट करके बेचना पड़ा था, थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट्स बेचने पड़े थे। इसकी वजह से वहां पर इनको मार्जिन कम बना हुआ देखने को मिला था। इस क्वार्टर में वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ पार्ट। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। अपना थोड़ा सा बैरियर इन्होंने ब्रेक किया है। थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ ये लोग लेके आए हैं, थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ इन मार्जिन लेके आए, तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला है। बट ये 270% जितना नहीं मिला। बस इतना इतनी इतनी कहानी हमें समझ के चलना है। अगर हम देखें थोड़ा सा इनका प्रोडक्ट सेगमेंट समझ लेते हैं, तो इनका मेजोरिटी ऑफ द सेल आता है इनके एसी वाले सेगमेंट से, इनके कूलिंग प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से। तो इसमें एक चीज समझना पड़ेगा, जितनी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है ना, सबका अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट है। कोई एसी बना के अपना ज्यादातर रेवेन्यू लेके आ रहा है, कोई फ्रिज टीवी बना के अपना ज्यादातर रेवेन्यू लेके आ रहा है। किसी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट सेगमेंट है, मतलब कोई केबल एंड वायर बनाने का भी काम कर रहा है, फिर आपका एफएमईजी प्रोडक्ट बनाने का भी काम कर रहा है। तो सबके प्रोडक्ट सेगमेंट अलग अलग है, तो सबका ग्रोथ को हमें अलग अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। सबको एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते, इस बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो वोल्टास के केस में क्या होता है। वोल्टास के लिए अगर हम बात करें, तो क्वार्टर वन और क्वार्टर फोर सबसे अच्छे क्वार्टर्स रहते हैं, क्योंकि देखो पीक गर्मी जब पड़ेगी तभी आपको सबसे ज्यादा एसी का रिक्वायरमेंट लगेगा। तभी आप कहोगे कि यार चलो एक नया एसी लेके आते हैं, तो उसी टाइम इनका सबसे अच्छा सेल होता है। तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने लगभग 46% के आसपास पे टॉप लाइन बढ़ा था, 100% के आसपास पे अपना बॉटम लाइन को ग्रो किया था, जबरदस्त ग्रोथ किया था। इतना अच्छा ग्रोथ का फिगर हमें Q2 में नहीं देखने को मिल रहा, और उसका एक वैलिड रीजन है। उस टाइम अब मॉनसून आ गया है आपके क्वार्टर टू में। अब एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ मॉनसून के बाद आप कहते हो यार अब अगले साल लेंगे एसी, इस साल का खर्चा रोक लेते हो, और वो खर्चा डेफर हो जाता है अगले साल के लिए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे हम बाकी कंपनियों में देखते हैं कि भाई सेक्युलर ग्रोथ है। अगर हम साल भर में 100 रुपए कमा रहे हैं, तो हर क्वार्टर में कंपनी 25-25 रुपए कमा रही है, 25 रुपीज ईच क्वार्टर में। तो टोटल कंसोलिडेटेड साल भर का 100 रुपया कमाया। बट इनके साथ ऐसा नहीं है। इनका मेजोरिटी ऑफ द सेल कम्स इन द क्वार्टर वन एंड क्वार्टर फोर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उस टाइम आपको मेजोरिटी ऑफ द सेल देखने को मिल जाता है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री थोड़े थोड़े ठंडे रहते हैं। सबसे बेकार क्वार्टर रहता है इनका क्वार्टर टू। क्वार्टर थ्री में थोड़ी सी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, फिर वापस रिकवरी देखने को मिलती है हमें क्वार्टर फोर में, और सबसे अच्छा क्वार्टर वापस क्वार्टर वन आ जाता है। तो इस चीज के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम इनका प्रोडक्ट सेगमेंटेशन समझने जाएं, तो 77% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द कूलिंग प्रोडक्ट सेगमेंट या एसी वाला सेगमेंट। उसमें कुछ पार्ट यूनिटरी का है, कुछ पार्ट हमारा कमर्शियल वाला है। यूनिटरी वाला मतलब जो आपके घरों में स्प्लिट एसी, विंडो एसी, ये सारी चीजें लग रही हैं, इस वाले का है। और कुछ जो कमर्शियल स्केल पे यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स और ये सारी चीजें, वो थोड़ा कमर्शियल वाला है। तो मतलब मेनली 77% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द कूलिंग प्रोडक्ट वाला सेगमेंट। उसके अलावा 32% ऑफ द सॉरी 77 वहां से आ गया, और 20% हमारा आ गया, सॉरी 19% आ गया हमारा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वाले सेगमेंट में से। और जो रिमेनिंग 3% है वो हमारा आ गया इंजीनियरिंग प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से। तो इनके पास ये तीन मेजर प्रोडक्ट सेगमेंट है। अब एक काम करते हैं, एक एक का ग्रोथ उठाते हैं, एक एक का ग्रोथ देखते हैं किस तरीके का कंपनी ने ग्रो किया। अगर हम एसी एंड कूलिंग प्रोडक्ट वाले सेगमेंट के बारे में बात करें, तो कंपनी ने अभी भी कोई डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट शो नहीं किया। एक अच्छे पेस पे कंपनी अभी भी ग्रो कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर 30% के आसपास का हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला, और एसी वाले सेगमेंट पे इन्होंने अपना मार्केट शेयर को बढ़ाया, और 21% के आसपास ऑफ द ओवरऑल मार्केट ये लोग पहुंच गए। अगर हम कूलर वाले सेगमेंट के बारे में बात करें, तो कूलर वाले सेगमेंट में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, और उन्होंने वहां पर अपने मार्केट शेयर को बढ़ा लिया टू 11.1% के आसपास पे। तो दोनों जगह हमें मार्केट शेयर कैप्चरिंग देखने को मिला। और हम हर कंपनी में यही देखना चाहते हैं कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ाओ। आप जो आपकी दूसरी कंपनी है, जो पेयर कंपनी है, उससे ज्यादा रेट पे ग्रो करो, उनसे मार्केट शेयर खींच के अपने पास लेके आओ। और यहाँ पर हमें वो चीज होते हुए देखने को मिल रही है। अब देखो इसमें इसीलिए इसीलिए एक चीज समझना है कि पिछले क्वार्टर का 46% के ग्रोथ को इस क्वार्टर के 15% ग्रोथ से कंपेयर करके ये नहीं बोल देना कि इनका रिजल्ट खराब हो गया। इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है। चलो ये चीज भी हमने समझ ली। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वाला सेगमेंट जो 19% के आसपास का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन करता है, वहां पर हमें 14% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और जो बचा हुआ जो फाइनल हमारे पास सेगमेंट है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट वाला, जो 3% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है, वहां पर हमें 11% का आसपास का ग्रोथ देखने को मिला।
अब देखो, इन्होंने एक और अपना सब ब्रांड लॉन्च किया था वोल्टास बेको के नाम से। तो वोल्टास बेको के अंदर ये बहुत सारी चीजें निकालते थे। ये कूलिंग प्रोडक्ट्स तो निकालते ही निकालते हैं, उसके साथ ये लोग रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और उसके साथ आपके और दूसरे होम अप्लायंसेस भी निकालने का काम करते हैं। तो ये अभी एक लॉस मेकिंग एंटिटी है, अभी भी ये लोग घाटा कर रहे हैं, अभी भी ये लोग ब्रेक इवन नहीं पहुंचे या प्रॉफिटेबल नहीं हुए। बट डायरेक्शन सही है, कंपनी प्रॉफिटेबल होने की तरफ ही बढ़ा रही है इस सेगमेंट को। तो काम अच्छा कर रहा है। यहाँ पर अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो 54% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला, मतलब स्टुपेंडस ग्रोथ। मतलब कंपनी को आप ग्रोथ में तो कहीं नंबर काट ही नहीं सकते कि भाई यहाँ पर आपने थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट किया, ऐसा कहीं बार भी कंपनी मौका दे ही नहीं रहा। बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है कंपनी। तो 54% के आसपास का हमें वोल्टास टेको में ग्रोथ देखने को मिला, और वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, ब्रेक इवन की तरफ बढ़ रहा है, वो चीज भी हमने देख ली। उनका भी मार्केट शेयर 8% के आसपास पहुंच गया। अब देखो ये मार्केट शेयर क्या है ओवरऑल होम अप्लायंसेस वाले सेगमेंट में, कि भाई आपका रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, डिश वॉशर में, इन सारी होम अप्लायंसेस में आपको कितना मार्केट शेयर पहुंच रहा है, तो वो 8% के आसपास पहुंच गया। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपके हर टर्म्स में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को लगातार मिल रहा है। तो ये चीज हमने देख ली। तो मोर और लेस यही थी कहानी वोल्टास के बारे में। अब वैल्यूएशन एनालिसिस हम करेंगे पीयर टू पीयर एनालिसिस के साथ, मतलब या लास्ट में चल के हम वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लेंगे। अब सेकंड कंपनी की अगर हम बात करें तो सेकंड कंपनी है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार क्या करता है, वही एसी बनाने का काम करता है। तो हमारा वोल्टास के साथ कंपैरिजन भी हो जाएगा, फिर हम इन दोनों का थोड़ा सा वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लेंगे कि भाई कौन सा महंगा, कौन सा सस्ता, कौन सा ओवर वैल्यूड, कौन सा अंडर वैल्यूड अभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर ब्लू स्टार के मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो लगभग लगभग 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपीज के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब इनके रेवेन्यू ग्रोथ नंबर्स देखने जाएं तो इनका 20% के आसपास है, तो रेवेन्यू बढ़ा, और पैट बढ़ा इनका 35% के आसपास से। अब देखो टॉप लाइन में तो इसने वोल्टास को बीट कर दिया, टॉप लाइन पे तो ये लोग ज्यादा ग्रोथ लेके आए। तो अगर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लीडर के बारे में बात करें, लीडर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करें तो वोल्टास से आगे निकल गया है आपका ब्लू स्टार। तो एक अच्छी चीज है। और सेकंड चीज हम देखें कि भाई वहां पर 300% के आसपास का टॉप आपकी बॉटम लाइन में ग्रोथ था, यहाँ पर 35% के आसपास का ग्रोथ है। तो इसको बुरा नहीं मानना, वहां पर समझना है। वहां पर पिछले क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन हो गया था, आपको एक छोटा बेस मिल रहा था, छोटे बेस के ऊपर आपने ज्यादा ग्रोथ कर दिया। यहाँ पर ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं था, इनके सारी चीजें नॉर्मलाइज ही होकर चल रही थी, इसलिए हमें यहाँ पर ग्रोथ कम देखने को मिल रहा है। कंपनी ये वाला भी ऑपरेटिंग लेवरेज एंजॉय कर रहा है, वो वाला भी ऑपरेटिंग लेवरेज एंजॉय कर रहा है। दोनों सेम ही स्टेट पे बचे हैं, उनको अगले क्वार्टर में इतना ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिलेगा। वहां पर आप अगले क्वार्टर में 400% के आसपास की ग्रोथ अज्यूम नहीं कर सकते हो। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि भाई वो तो 400% के आसपास का पार्ट में ग्रोथ कर रहा था, ये 35% के आसपास के पार्ट में ग्रोथ कर रहा है। तो दोनों अलग अलग चीज है। वहां पर हमें जो मार्जिन है वो नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिले थे, ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज लेवल पे बैठे हुए हैं। तो ये एक चीज समझ के चलना है। ये चीज हमने देख ली। इनके भी वही 3 सेगमेंट है, एग्जैक्टली सेम सेगमेंट्स है, और इनका कंट्रीब्यूशन भी उन्हीं की तरीके का है। अगर हम देखने जाएं, इनका जो एयर कंडीशनिंग वाला सेगमेंट है वो 63% के आसपास सेल कंट्रीब्यूट करता है, वहां पर 77% के आसपास था। यहाँ पर अगर हम बात करें, वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 33% के आसपास का। अब देखो वोल्टास में एयर कंडीशनिंग के सेगमेंट में 30% का ग्रोथ देखने को मिला था। इनके इनके एयर कंडीशनिंग सेगमेंट में हमें 33% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पर और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें यूनिटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, यूनिटरी प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं 34% ऑफ द ओवरऑल सेल्स, और वहां पर हमें 5% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और उसके बाद जो हमारा फाइनल सेगमेंट है वो है प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और वहां पर हमें थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिला 1% के आसपास का। बट वो है, वो 3% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ में उसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहता। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब कंपनी के थोड़े से गाइडेंस के बारे में बात कर लें, तो कंपनी गाइडेंस देता है कि हम लॉन्ग टर्म में अपने टॉप लाइन को बढ़ाएंगे बिटवीन 20 to 25% के आसपास पे, और हम अपने मार्जिन को थोड़ा और एक्सपांड कर लेंगे। तो जो इनके FY24 के मार्जिन थे वो लगभग लगभग 6 साढ़े 6% के आसपास के थे। एबिटा मार्जिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 6.5%, 7% के आसपास के एबिटा मार्जिन से ये लोग जाना चाह रहे हैं 9% के एबिटा मार्जिन तक। तो यहाँ पर मार्जिन एक्सपांशन का भी कंपनी बता रही है कि हमें लगातार ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा, हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करते रहेंगे और ऑपरेटिंग लेवरेज को एंजॉय करेंगे। और वहां पर हमें ये चीज देखने होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पर वो लोग 7% के बिटा मार्जिन से 7.5% के बिटा मार्जिन पर ऑलरेडी आए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पे। अब देखो पहले ग्रोथ ग्रोथ से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये लोग ग्रो कर रहे हैं, ब्लू स्टार ग्रो कर रहा है 20% के आसपास पे, वोल्टास ग्रो कर रहा था 15% के आसपास पे। जो इनके मेन मेन सेगमेंट है, एसी वाला सेगमेंट है, जो यूनिटरी और जो आपका कमर्शियल है, दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। यहाँ पर वहां पर ग्रोथ आ रहा है हमारा 33% के आसपास का।
वोल्टास वाले सेगमेंट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है 30% के आसपास का। तो ग्रोथ में तो सीधा सीधा ब्लू स्टार बीट कर रहा है। अब हम वैल्यूएशन निकालते हैं पी रेशो के थ्रू। तो पी रेशो अगर आप देखने जाओगे तो वोल्टास का पी आपको देखने को मिलेगा 102 103 पे, 102 103 के आसपास पे। ब्लू स्टार को आपको देखने को मिलेगा 75 के आसपास पे। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें चीज समझ में आ रही है कि एक कंपनी ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है और थोड़े से कम पी पे अवेलेबल है। अभी तो हम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे पास दो कंपनी है, हमने देखा कि दोनों में से सस्ता कौन है और ज्यादा ग्रोथ कौन कर रहा है। अब देखो, अगर ज्यादा ग्रोथ भी वही कंपनी कर रहा है जो थोड़ा सा पी में कम है, तो इसका मतलब सीधा सीधा बात होगी वो कंपेरेटिवली अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आ जाता है, जो आज की डेट में ब्लू स्टार हमें देखने को भी मिल रहा है। चलिए, ये चीज भी हमने समझ ली। अब हम अपने तीसरे कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। तीसरा कंपनी हमारा वर्लपूल ऑफ इंडिया। अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 24,300 करोड़ रुपीज के आसपास इनका मार्केट कैप है। इनके अगर हम ग्रोथ फिगर्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया बाय 13% ओवर वाईओवाई लेवल। और अगर हम बात करें पार्ट के बारे में तो पार्ट इनका बढ़ा रफली 42% ओवर वाईओवाई लेवल। तो ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है, बट टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। अब देखो, वोल्टास के 15% को हमने एक्सेप्टेबल बोल दिया और इसके 13% को हम एक्सेप्टेबल नहीं बोल रहे। अब इसका रीजन क्या है? प्रोडक्ट मिक्स। वोल्टास बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने एसी वाली सेल पे। एसी वाली सेल आपकी Q2 में नहीं होगी, वो हमें पता है। बट जो वर्लपूल है, वर्लपूल का ज्यादातर सेल आता है आपका फ्रिज बेच के, वॉशिंग मशीन बेच के, डिश वॉशर बेच के। ये सारे सेगमेंट तो सेक्युलर ग्रोथ है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका कोई गर्मियों में आपका फ्रिज और वॉशिंग मशीन ज्यादा बिकेंगे या वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर ज्यादा बिकेंगे और सर्दियों में आके वॉशिंग मशीन का डिमांड कम हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का डिमांड तो पूरे साल उतना ही रहेगा जितना है। तो आपको मार्केट शेयर और ज्यादा पेस पे कैप्चर करना पड़ेगा। आपको एक एक सेक्युलर ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। आप रफली रफली 25% हर क्वार्टर में कर रहे हो। 25% इन द फर्स्ट क्वार्टर, 25% in the second quarter, 25% in the third quarter and 25% in the fourth quarter। आपका सेल इक्वली डिवाइडेड है। आपका कोई एक ऐसा क्वार्टर नहीं है जो बहुत अच्छा करने वाला हो। तो इस चीज का हमें ध्यान रखते हुए तो हमें आपसे ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी। अगर आप यहाँ पर 20-25% के आसपास का ग्रोथ लेके आते तब हम बोलते कि भाई आप अच्छे रेट पे ग्रो कर रहे हो, आप एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी होने के नाम पे कोई अच्छा सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा पा रहे हो। वो यहाँ पर हुआ नहीं, तो इसलिए हमें इस 13% को थोड़ा सा अच्छे नजर से नहीं देखना चाहिए। इतना ही बोलेंगे। अच्छा चलो, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके इस बार ज्यादा नंबर तो कुछ अवेलेबल थे नहीं। बट इनका एक सब ब्रांड और है एलिका करके। तो एलिका इन्होंने एक्वायर किया था कुछ टाइम पहले, जिससे ये लोग एंट्री कर पाए अपने किचन के चिमनी वाले सेगमेंट। तो ये लोग चिमनी बनाने का भी काम कर रहे थे। अब देखो, आप बना क्या रहे हो? आप फ्रिज बना रहे हो, वॉशिंग मशीन बना रहे हो, डिश वॉशर बना रहे हो, चिमनी बना रहे हो और शायद कुक टॉप वगैरह भी ये लोग बना रहे हैं। अब ये सारे आइटम्स में अगर आप हर क्वार्टर में ग्रोथ नहीं लेके आओगे, आप कहोगे एक क्वार्टर मेरा 13% का ग्रोथ का था, एक क्वार्टर मेरा 50% ग्रोथ का था, तो इस तरीके से चलेगा नहीं। इतना सीजनैलिटी आता नहीं है इस बिजनेस में। आपको रेगुलरली ग्रोथ लेके आना पड़ेगा। वोल्टास वाले में उसका एक सीजनैलिटी फैक्टर था, आपके वाली केस में नहीं है। आप ऑपरेटिंग लेवरेज से हमें खुश नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑपरेटिंग लेवरेज कितना ले आओगे, आप कितना अपनी कॉस्ट कटिंग कर लोगे, आप कितना अपने मार्जिन को एक्सपांड कर लोगे। एंड ऑफ द डे आपको जो मेन चीज चाहिए वो टॉप लाइन ग्रोथ चाहिए। जब टॉप लाइन ग्रोथ ही नहीं आ रहा तो ऑपरेटिंग लेवरेज का कोई फायदा नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज तब फायदेमंद होता है जब आपका टॉप लाइन में ग्रोथ आ रहा हो 30-40% के आसपास का, 40% की ग्रोथ पर ऑपरेटिंग लेवरेज मिला तो आपका पार्ट बढ़ गया भाई 50-60% के आसपास, तब हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप 10-12%, 15% के आसपास का ग्रोथ करके ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आ रहे हो तो उसमें कुछ खास किया नहीं आपने। अब आ जाते हैं हम चौथी और फाइनल कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। चौथी और फाइनल कंपनी का नाम है हमारे पास हैवेल्स इंडिया। अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 1,10,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। इनके रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आया 16.5% का, 16.5% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आया। और पार्ट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 7.6% के आसपास का इनके पार्ट में ग्रोथ आया। तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं मिला, बट इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट मिक्स अलग है, इनका प्रोडक्ट सेगमेंट ही अलग है। तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है, इनके 6-7 अलग अलग सेगमेंट है। तो सबको हमें इंडिविजुअली एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो प्रॉब्लमेटिक सेगमेंट है, जहां से हमें थोड़ा सा पार्ट में कमी देखने को मिली, पार्ट ग्रोथ में कमी देखने को मिली, उसी सेगमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। तो इनका वो वाला सेगमेंट है केबल एंड वायर वाला सेगमेंट। तो केबल एंड वायर वाला सेगमेंट के बारे में बात करूं तो वहां से 26% ऑफ द ओवरऑल सेल्स आती है। तो 26% तो आपका वो वाला कॉन्ट्रीब्यूशन आता है और वो हाईली कमोडिटाइज सेक्टर है, मतलब सेगमेंट है। वहां पर आपके पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं है। अगर
जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है, कॉपर का प्राइसेस ऊपर चले गया तो आप एंड कंज्यूमर को ज्यादा दाम पे बेच पाओगे। आप 100 रुपए के बजाय 120 रुपए, 130 रुपए के आसपास पे बेच दोगे। बट वहीं अगर कॉपर के प्राइसेस नीचे आ गए तो आपको सस्ता करके बेचना पड़ेगा। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले केबल एंड वायर वाली जितनी भी कंपनी है, जैसे पॉलीकैब हो गया, आरआर काबल हो गया, केईआई हो गया, उनका एनालिसिस किया था, वहां पर भी हमें यही चीज देखने को मिली थी कि सबने अपने वॉल्यूम्स तो बढ़ाए बट पार्ट नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री में जो प्राइसेस हैं वही नीचे जा गए हैं। तो यहाँ पर इस वजह से हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिल रहा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें ये चीज समझ में आ गई कि भाई इनका थोड़ा सा सेगमेंट इस तरीके का है। अगर प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे तो कंपनी का वापस ग्रोथ आ जाएगा नीचे बॉटम लाइन में, प्रॉफिटेबिलिटी में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें फोकस करना है कि आपकी टॉप लाइन ग्रोथ कितना आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो पॉलीकैब था, तो ये इन 3 कंपनियों में से सबसे ज़्यादा पेस पॉलीकैब ही ग्रो कर रहा था। बिटवीन 26 एंड 27% के आसपास का वो लोग ग्रोथ कर रहे थे। तो इन लोगों ने 23% के आसपास का ग्रोथ किया अपनी केबल एंड वायर वाले सेगमेंट में। तो मोर और लेस एक्सेप्टेबल ग्रोथ है। तो आप इंडस्ट्री लीडर तो नहीं हो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्री लीडर तो एक छोटी सी कंपनी है, डेल्टॉन केबल्स। डेल्टॉन केबल्स अपनी सेल को बढ़ा रही है बिटवीन 70 एंड 80% ओवर वाई लेवल। तो वो है इंडस्ट्री लीडर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। आप इंडस्ट्री लीडर तो नहीं हो, बट हाँ, एक आप एक्सेप्टेबल पेस पे बढ़ रहे हो। आप इंडस्ट्री के एवरेज पेस से ज्यादा कर रहे हो, तो इतना हम बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 33% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द लॉयड बिजनेस। लॉयड बिजनेस एक इन्होंने एक्वायर किया था लॉयड कंपनी को कुछ टाइम पहले। और लॉयड क्या करता है, वही एसी की मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, मतलब आपका कूलिंग प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। और वहां से हमारा 33% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू आता है। अगर हम उसके ग्रोथ के बारे में बात करें तो वहां पर हमें 19% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। ये भी बहुत अच्छा नंबर है। देखो, ब्लू स्टार ग्रो कर रहा था अपनी सेल को 20% के आसपास से, सॉरी 20 नहीं, 30% के आसपास से। इनके एसी वाले सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा था। देखो, हमें एसी वाले सेगमेंट को ही कंपेयर करना है, फिर हम पूरी की पूरी कंपनी को नहीं कंपेयर करेंगे। तो वोल्टास का जो एसी वाले सेगमेंट था वो 30% के आसपास पे ग्रोथ दिखा रहा था। जो आपका ब्लू स्टार वाला सेगमेंट था वो भी 30%, 33% के आसपास पे ग्रोथ दिखा रहा था। इनका ये वाला सेगमेंट सिर्फ 19% के आसपास पे ग्रोथ दिखा रहा है। तो अगर हम देखें इनके प्रीवियस रिजल्ट से, तो वहां से तो इंप्रूवमेंट है, बट इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर नहीं हो। यहाँ पर भी आपने कोई इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ नहीं दिखाया। जहां पर बाकी कंपनियां 30%, 35% के आसपास का ग्रोथ कर रही हैं, वहां पर आप सिर्फ 19% के आसपास का ग्रोथ लेके आए हो। तो यहाँ पर आपके थोड़ा सा और हमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो अभी भी यहाँ तक भी मीडियोकर रिजल्ट ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का यहाँ पर इबिटा पॉजिटिव नहीं है, मतलब कि अभी घाटे करने वाला सेगमेंट है। तो लॉयड वाला जो बिजनेस है वो अभी भी लॉसेस में ही है। और वो हाँ, डायरेक्शन उनका सही है कि भाई वो एक एक ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। बट अभी थोड़ी सी दूर है, दिल्ली दूर है थोड़ी सी, हमें यहाँ तक तो इतना ही कहानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका स्विच गियर वाला सेगमेंट है और इनका एलईडी लाइटिंग वाला सेगमेंट है। तो ये जो दोनों सेगमेंट है ये हाईली कमोडिटाइज्ड है। तो ये कंपनी बिल्कुल ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां पर इनके पास कोई भी प्राइसिंग पावर ही नहीं है। इनके पास केबल एंड वायर वाले स्पेस में प्राइसिंग पावर नहीं है। इनके पास स्विचेस वाले सेगमेंट में प्राइसिंग पावर नहीं है। इनके पास एलईडी लाइटिंग वाले सेगमेंट में प्राइसिंग पावर नहीं है। अब देखो, एलईडी में क्या होता है, भाई सपोज आपको आपके घर के लिए एक ट्यूबलाइट लगानी है, तो ट्यूबलाइट आप बाजार में जाते हो, आप देखते हो आपको एक ट्यूबलाइट मिल रहा है हैवेल्स का 200 रुपए का, 3 साल की वारंटी। और दूसरा आपको लाइट देखने को मिल रहा है सपोज बजाज का। बजाज में भी वही उसका प्राइस 100 रुपए और उसमें भी 3 साल की वारंटी है। तो आप सीधा बजाज वाला उठाओगे, अपने घर पे लगा दोगे, आप एक्स्ट्रा एडिशनल 100 रुपीज स्पेंड नहीं करोगे सिर्फ और सिर्फ हैवेल्स के ब्रांड नेम पे। तो जो चीज के ऊपर आपका ब्रांड नेम नहीं चलता, जिस चीज के ऊपर आप अपने ब्रांड प्रेजेंस नहीं बना सकते, तो वो चीज पे आपको कभी भी प्राइसिंग पावर नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही कहानी हो रही है, बिल्कुल बैंड बजा पड़ा है। अगर हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो एलईडी वाले सेगमेंट का तो रेवेन्यू भी गिर गया बाय 1% ओवर वाई लेवल। और स्विचेस के साथ भी यही यही कहानी है। अब जैसे ये पीछे स्विचेस लगे हुए हैं, ये वाले स्विच लगे हुए हैं, तो इसमें आप बता ही नहीं सकते कौन सी कंपनी का स्विच लगा हुआ है। अब ये हैवेल्स का भी हो सकता है, ये बजाज का भी हो सकता है, ये वी2 का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जब आपके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, जो सस्ता स्विच है कि एक एक आपने डिसेंट क्वालिटी मेंटेन करके रखी, तो उसके बाद बिटवीन बजाज, ओरिएंट एंड हैवेल्स कोई बहुत ज्यादा फर्क हमें देखने को मिलता नहीं है। तो इस चीज का हमें समझना पड़ेगा। तो वहां पर भी बिल्कुल बैंड बजा पड़ा है। वहां पर भी रेवेन्यू में हमें सिर्फ 4% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला और मार्जिन में हमें कंप्रेशन देखने को मिला। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। और मोर और लेस यही थी कहानी हैवेल्स के बारे में भी। जितने भी सेगमेंट है, या तो आपके प्राइसिंग पावर नहीं है, इसकी वजह से आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जो आपके अच्छे सेगमेंट है, जो अच्छा ग्रोथ लेके आ रहे हैं, उसमें से एक सेगमेंट में तो आपका घाटा ही कर रहे हैं, अभी आप इबिटा पॉजिटिव ही नहीं हो पाए। और जो दूसरा सेगमेंट है वो भी कमोडिटी साइकिल से लिंक्ड है, तो वहां पर भी हमें मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिला। तो यही है हाल।
हैवेल्स इंडिया का, इससे बेहतर रेट पे ग्रो करने वाली, इससे बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने वाली भी हमारे पास बहुत सारी और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है। बस इतना ही रखते हैं अभी। यही थी कहानी। 4 हमने कंपनी कवर कर ली कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में, आगे चल के हम और भी कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।